आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन के बारे में आज हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि जीन जो है डीएनए का छोटा टुकड़ा होता है जो क्रोमोसोम पे स्थित होता है। हम यह भी जानते हैं कि एक ही क्रोमोसोम पे एक जीन, अगर दो जीन स्थित है तो उन्हें हम लिंक्ड जीन कहते हैं। जैसे एक ही स्कूल के छात्र आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो लिंक्ड होते हैं। ठीक इसी तरह से जीन जब एक ही क्रोमोसोम पे स्थित होते हैं तो उन्हें हम लिंक्ड जीन कहते हैं। और लिंक्ड जीन आप देखोगे कि ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है, अपवाद होता है, क्योंकि ये हमेशा एक साथ जाना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से जब अलग अलग क्रोमोसोम पे जब जीन स्थित होते हैं तो वे लिंक्ड नहीं होते हैं और वे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का पालन करते हैं। जैसे एक स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूल के बच्चे से जुड़े नहीं होते हैं, ठीक इसी तरह से यहाँ यह कहानी होती है, तो इसे हम लिंकेज कहते हैं। लेकिन आज हम लोग बात कर रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, जो जीन आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यह हमारा एक क्रोमोसोम है, इसका एक जीन का एक एलील ए है और एक दूसरे जीन का एलील बी है। ये एक ही जीन एक ही क्रोमोसोम पे स्थित है, इसलिए यह ए और बी लिंक्ड जीन है। अब हम बात करेंगे कि ये जो लिंक्ड जीन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब लिंक्ड हो जाते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि एक ही साथ ये जाना चाहते हैं। जैसे दो दोस्त आपस में बड़े फास्ट फ्रेंड हैं तो एक ही साथ रहना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं। ठीक इस तरह से इनकी भी कहानी है। तो हम देखते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसे होता है। ये जीन जो है, ये जीन के जो एलील हैं वो कैसे अपने आप को अरेंज करते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे कोशिश करते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो साथ साथ जाएं या साथ साथ ना जाएं। तो इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। तो देखिए, अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन दो प्रकार का होता है। पहला हम देखेंगे सिस अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन। अब ये सिस अरेंजमेंट क्या है? देखिए, सी फॉर कई बातें हम याद रखेंगे, सी इक्वल टू सिस याद रखेंगे, सिस अरेंजमेंट, और सी इक्वल टू कपलिंग याद रखेंगे, कपलिंग। अब इसको हम समझते हैं, और सी इक्वल टू साथ भी याद रखेंगे। तो ये है क्या, यानी जो जीन है इनका सिस अरेंजमेंट क्या है? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है, जैसे यह हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक, इस क्रोमोसोम पे और इसका एक समजात गुणसूत्र यानी होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ है। अब देखिए, होता क्या है सिस अरेंजमेंट में, अगर एक जीन के, मान लीजिए ए एक जीन है, इसका एक दो एलील इसके होते हैं, एक इसका एलील सपोज कर लीजिए डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे स्थित है और बी एक जीन है उसका डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे स्थित है। अब हम देख ये रहे हैं कि ये दोनों यानी ए जीन और बी जीन, इन ए जीन का ए डोमिनेटिंग एलील या वाइल्ड टाइप एलील और बी जीन का बी डोमिनेटिंग एलील या वाइल्ड टाइप एलील इस सेम क्रोमोसोम पे स्थित है। तो इसलिए यह क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म कहलाएगा, सिस फॉर्म ऑफ द अरेंजमेंट कहलाएगा। या इसका दूसरा साथी है यानी रिसेसिव एलील, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस होमोलॉगस क्रोम पे ए यहाँ स्थित है और इसका जोड़ीदार जो है यहाँ स्थित है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट यानी जब एक ही क्रोमोसोम पे एक जीन के डोमिनेटिंग एलील उपस्थित होते हैं, या यूं कहें कि उसके हम शक्ल जो होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम पे उसके रिसेसिव एलील उपस्थित होते हैं, तो इसे हम सिस फॉर्म या सिस अरेंजमेंट कहते हैं। तो ये सिस अरेंजमेंट क्या है, यह बात आप समझ गए। अब हम देखते हैं ये सिस अरेंजमेंट जो है इसमें कपलिंग की प्रोसेस कहाँ से आ गई,
यानी कपलिंग किसे कहते हैं, तो आप देखेंगे कि वैटसन एंड पोनेट, वेरी इंपॉर्टेंट, वैटसन एंड पोनेट, इन्होंने यह थियरी दी थी कपलिंग एंड रिपल्सन थियरी। तो देखिए कपलिंग का मतलब ये होता है जोड़ा बनना। और जोड़ा कब बनेगा भाई, जब समान नेचर के होंगे तो ही जोड़ा बनेगा। इसलिए इस बात को याद रखिएगा। जैसे यह मान लीजिए ए एक जीन है या ए एक छात्र है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, और बी एक छात्र है या बी नाम का जो जीन है यह भी मान लीजिए डोमिनेटिंग है और ए भी डोमिनेटिंग है, तो दोनों का स्वभाव क्या है भाई, डोमिनेटिंग है। तो निश्चित रूप से ए बी के साथ रहना चाहेगा और बी ए के साथ रहना चाहेगा। या यूं कहें कि जैसे एक छात्र है यह जो है बहुत होशियार है और बी एक छात्र है यह भी बहुत होशियार है, इन दोनों का स्वभाव मिल रहा है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रहना पसंद करेंगे, तो जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से आप याद रखिएगा कि जोड़ा मतलब क्या होता है, कपल होता है। तो यानी ये कपलिंग हो जाएगी, यानी यह कपलिंग थियरी हो जाएगी। यानी जब एक ही क्रोमोसोम पे जब डोमिनेटिंग या रिसेसिव पाए जाएंगे तो वो आपस में जोड़ा बना लेंगे, जोड़ीदार हो जाएंगे, और ये जो है इसीलिए इनको कपलिंग कहते हैं। और इनका स्वभाव चूंकि मिल रहा है, इसलिए कोशिश ये करेंगे कि जहां कहीं भी ये जाएंगे तो साथ ही साथ जाएंगे। ठीक इस तरह से यह जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं, यानी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ये साथ साथ जाते हैं, इसीलिए इसको हम कपलिंग कहते हैं। तो स्टिच अरेंजमेंट या कपलिंग की बात आप समझ गए। अब कपलिंग में होता क्या है, आप देख रहे हैं क्योंकि ये साथ साथ जा रहे हैं, इसीलिए जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में हमने देखा था कि 9 संबंध है, 3 संबंध है, एक का अनुपात जो आता है यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, वो चीज यहाँ पे नहीं होगी, ये चीज यहाँ पे नहीं पाई जाएगी। लिंकेज जब होगा तो ये रेशियो नहीं पाई जाएगी। इसमें पाया क्या जाता है, आप देखेंगे कि 7 संबंध है, एक संबंध है 7 का अनुपात होता है। तो ये जो 7 आप देख रहे हो ये पैरेंटल कॉम्बिनेशन होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये होता है रिकॉम्बिनेंट। यानी पैरेंटल कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा है और रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन यानी कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जीन जो डोमिनेटिंग यानी एक ही क्रोमोसोम पे स्थित है, ये हमेशा साथ साथ जाना चाहते हैं, यानी जोड़ीदार है, ये एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते हैं। अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है तो इसलिए इसको हम सिस अरेंजमेंट कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। अब ट्रांस अरेंजमेंट क्या है भाई, देखिए होता क्या है, जैसे यह हमारा एक क्रोमोसोम है, इस पे ए जीन है, इसका एक डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे स्थित है, और बी जो जीन है उसका रिसेसिव एलील यहाँ पे स्थित है। ठीक इसी तरह से इस क्रोमोसोम पे होमोलॉगस जो क्रोमोसोम है इसका रिसेसिव एलील यानी यहाँ पे स्थित है, यानी ए का रिसेसिव एलील यहाँ पे है और बी का डोमिनेटिंग एलील यहाँ पे है। कहने का मतलब जब एक डोमिनेटिंग और रिसेसिव साथ साथ एक ही क्रोमोसोम पे आते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम ट्रांस अरेंजमेंट कहते हैं। और ट्रांस अरेंजमेंट आप देख रहे हो कि विरोधी स्वभाव के हैं, तो जब विरोधी स्वभाव के रहेंगे तो निश्चित रूप से आकर्षण नहीं रहेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चाहेंगे कि जल्दी से हमारा संबंध जो है विच्छेद हो जाए। तो यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे जैसे ए अच्छे स्वभाव का लड़का है और बी जो है निगेटिव थिंकिंग वाला है, तो ये ए हमेशा चाहेगा कि इससे दूर रहे और बी भी चाहेगा कि यार ये तो दूसरे स्वभाव का है, ये दूर रहे, इसलिए इनमें रिपल्सन होता है। इसीलिए यह जो स्टेज होगी यह रिपल्सिव स्टेज में यह पाई जाती है। और रिपल्सिव स्टेज जब भी होगी तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसका बी का इधर है और ए का, यानी ए यहाँ पे डोमिनेटिंग है, एक डोमिनेटिंग यहाँ इस पे होमोलॉगस पे, ए यहाँ पे रिसेसिव है, इसका साथ ही रिसेसिव यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रिपल्सिव स्टेज में है, और यह रिपल्सिव स्टेज में यानी एक दूसरे से जब दूर रहना चाहेंगे तो ये दूर हटना चाहेंगे, तो सही बात है कि जब दूर हटेंगे तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। इसीलिए आप देखोगे इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है इसको याद कर लीजिए, ये एक इधर कर दो भाई,
एक संबंध है, साथ संबंध है, ये इधर हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है, अब आप देख क्या रहे हैं कि पैरेंटल कॉम्बिनेशन कम बन रहे हैं और रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बन रहे हैं। तो इस तरह से ये ट्रांस अरेंजमेंट और सिस अरेंजमेंट हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रक्रियाएं हैं जिसके माध्यम से हम देखते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में किस तरह से जीन ट्रांसफर